आज सिमर चलने वाली है रैंप पर, लेकिन ये क्या, वो रैंप के लिए तैयार हो गई, चलने भी लगी, लेकिन कहानी में आ गया ट्विस्ट। भाई सीरियल की कहानी अगर उसमें ट्विस्ट नहीं आएगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी। देखिए सिमर के साथ क्या हुआ। कभी कभी फैशन का टशन टेंशन बढ़ा देता है, क्योंकि जब बात दो बहुओं के कंपटीशन की हो तो कोई एक अपनी जीत के लिए साम दाम दंड भेद का सभी पैदरा आजमा लेती है। आज इशिता और सिमर में नंबर 1 बहू बनने की रेस लगी है। टेंशन का माहौल है। फैशन शो में कुछ मिस हैपनिंग हो गई है सिमर के साथ एंड एज़ यूजुअल, मतलब ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जो भी SSK2 के फैंस हैं उनको पता ही है कि आरव विल ऑलवेज बी देयर फॉर सिमर। जब भी कोई प्रॉब्लम हो उसे थोड़ी, मतलब उसे पता ही चल जाता है कि शी इज़ इन प्रॉब्लम, शी इज़ इन ट्रबल, तो वो कैसे भी करके पहुंच जाता है। लेकिन किसे पता था कि सिमर रैंप वॉक पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करने वाली है। बात दरअसल ये है कि इशिता और सिमर में ठन सी गई है। इस फैशन शो में इशिता किसी भी तरह जीतना चाहती है, इसलिए उसने ऐसी साजिश रची कि पिशाचिनी का भी दिल पसीज जाए, क्योंकि इशिता ने सिमर के कपड़े में छेड़छाड़ कर दिया है ताकि रैंप वॉक करते हुए सिमर उप्स मोमेंट का शिकार हो जाए। सिमर को हराना चाहती है और मैंने उसके ड्रेस के साथ कुछ छेड़खानी की हुई है, कि किसी टाइम पे उसका ड्रेस उसे धोखा दे जाएगा। तो वो सीन का थोड़ा सस्पेंस है जो मैंने कांड किया है, वो फ्लैशबैक में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया था कि सिमर रुक गई है। तो आई थिंक उसके लिए आपको एपिसोड देखना है। परंतु जिस पर माता रानी का आशीर्वाद हो, भला उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और तो और आरव जैसा साथी किस्मत वालों को ही मिलता है। पहले माता रानी ने, फिर आरव ने सिमर की इज्जत पर आंच नहीं आने दिया। इशिता के इस प्लान पर पानी फिर गया। इसलिए हुआ है कि सो कॉल्ड मतलब सुपर नेचुरल पावर आ गई अचानक से। सब प्लान मेरा 100% सक्सेसफुल होने वाला था, लेकिन समवेयर वो हवा चलने लगी। आपने देखा होगा जैसे सिमर को माता रानी का आशीर्वाद है, तो मे बी माता रानी ने उसे बचा लिया। माता रानी के सामने मेरी कहाँ चल सकती है। ये देख इशिता का मुंह छोटा हो जाता है और उसे अब इस बात का डर लगा है कि कहीं अगर सबको सच्चाई का पता चल गया तो उसकी बैंड बच सकती है। वैसे जो बुरा करने वाला होता है ना, उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। और अब आपके लिए आई है आज की वीकेंड स्पेशल स्टोरी। जी हाँ, वीकेंड पर आपके लिए कुछ स्पेशल ना हो तो वीकेंड अधूरा तो लगेगा ना। देखिए, रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है कि कोई भी भाई हो वो अपनी बहन से दूर रह ही नहीं पाता। लेकिन इन दिनों अनुपमा और उसके परिवार के साथ जो हुआ वो भला किससे छुपा हुआ है।
अनुपमा को लगा था कि इस बार की राखी उसे अकेले ही सेलिब्रेट करनी पड़ेगी, लेकिन जब उसका परिवार आया तब चेहरे पर रौनक आ गई। जरा देखिए, रक्षाबंधन के इस त्योहार में पाखी भी आ गई है। अब उसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ होगा, लेकिन अब फायदा क्या, उसने अपनी माँ का दिल तो दुखाया ना। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि अनुपमा हमेशा से आगे बढ़ना जानती है, इसीलिए इस सब कुछ भुलाकर यहाँ पर एक खुशियों का त्योहार रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया गया। तो वहीं वनराज और बा घर में अकेले थे। हमेशा की तरह ये पूरा परिवार अनुपमा के साथ है और इस बार भी वनराज और बा अकेले ही रह गए, वो भी त्योहार के दिन। अब ये अकेलापन वनराज को बहुत खल रहा है। घर वाले जब रक्षाबंधन सेलिब्रेट करके घर वापस आएंगे ना, उस वक्त एक अलग ही रूप वनराज का देखने मिलेगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ऐसा नहीं है कि सीरियलों में सिर्फ नायिकाओं के सामने ही मुश्किलें आती हैं। अरे नायक यानी कि हीरो के सामने भी दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे कि चन्ना मेरे यहाँ, इस सीरियल में नायक के सामने एक लड़की आ गई और कहने लगी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। बड़ा फिल्मी ट्विस्ट है, लेकिन वो चन्ना बेचारा सोच रहा है कि हैं ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऐसा कब हुआ? ये कौन है? मैं और सैम शादी कर रहे हैं, इसलिए ब्लेसिंग की शुरुआत आपसे की। तुम ठीक कह रहे थे चीमा साहब, बहुत अकड़ आ गई है मुझे। तेरी अकड़ तो आज मैं निकालूंगा। आज से हमेशा हमेशा के लिए तुझे अपने सरनेम से मैं बेदखल करता हूं। गुरुद्वारे में आज माथा टेकने आए हैं आदित्य और उसका परिवार, और साथ ही आदित्य के बहन के ससुराल वाले भी। और जरा देखिए, यहाँ पर तो गिन्नी भी आ गई है। अब गुरुद्वारे में बहुत बड़ा ना बखेड़ा खड़ा हो गया। गिन्नी ने सबको प्रसाद दिया, बस प्रसाद सब खा ही रहे थे कि अचानक से हो गई सैमी की एंट्री। जो गोल्डी है मेरा भाई, उसे बहुत ही ऐसे इंट्यूशन हो रहा है कि सिमरनप्रीत आसपास ही है, पर मैं ये बिलीव नहीं करती हूँ। और आज कड़ा प्रसाद देते हुए सिमरनप्रीत की झलक मैं देख लेती हूँ, ऑलमोस्ट उसका फेस देख लेती हूँ, पर मैं फिर भी अभी कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि सिमरनप्रीत जो पहले थी, जैसे मेरी परजाई थी, बहुत देसी थी, और अभी एकदम मॉडर्न है। तो ऑल्दो वो मेरे आंखों के सामने है, पर फिर भी मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि वो सिमरन परजाई है। अब ये सैमी आदित्य की गर्लफ्रेंड है, और तो और सुनने में आ रहा है कि वो मम्मी भी बनने वाली है। किसी और के बच्चे की नहीं, बल्कि आदित्य के बच्चे की। सैम प्रेग्नेंट है। सैम has claimed that it's Aditya's child. So let's see if it is Aditya's child or not, because मुझे भी पता चला जब मैंने भी, क्योंकि सबसे पहले वही सवाल पूछा था कि why is it my child, how is it my child.
So they said it's not legal. अब आदित्य ये कैसे हुआ, कब हुआ, है क्या सैमी सच बोल रही है? अब ये बात जैसे ही पापा जी को पता चली वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। आदित्य पर इस कदर भड़के कि भाई आदित्य की भी बोलती बंद हो गई। मैं और सैम शादी कर रहे हैं, इसलिए ब्लेसिंग की शुरुआत आपसे की। तुम ठीक कह रहे थे चीमा साहब, बहुत अकड़ आ गई है तुझमें। तेरी अकड़ तो आज मैं निकालूंगा। जो काम इतने सालों में नहीं किया ना, वो काम आज मैं करूंगा। आज से हमेशा हमेशा के लिए तुझे अपने सरनेम से मैं बेदखल करता हूँ। ड्रामा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि दे वांटेड देयर डॉटर टू गेट मैरिड टू मी एंड माय फादर अंबर वाज एक्चुअली स्कीमिंग दैट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर हिम. So now Amber's pissed because his business plan is going down the drain. क्योंकि बेटा तो फिर से कर लेंगे ना, बेटे का क्या है? अब हमें तो लगा था कि गिन्नी और आदित्य की प्रेम कहानी शुरू होगी, लेकिन ये क्या है, प्रेम कहानी तो पहले से ही शुरू थी आदित्य की इस सैमी के साथ. अब ये सैमी नाम की बला कब जाएगी, इसका चैप्टर कब बंद होगा, इसके बारे में तो हम भी नहीं जानते. मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. राजपाल यादव, यूं तो उन्हें हर कोई जानता है, लेकिन आज उनके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको मिलेगी, क्योंकि आज राजपाल यादव का है एसबीएस ओरिजिनल्स में प्रोफाइल. तो मंदिर का घंटा समझ गए, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी. छोड़ो, तो चाय लाओ. जी साहब, कहाँ से लाऊं चाय? शाहजहांपुर से. शाहजहांपुर में दूध तो है, चाय की पत्ती तो मंगानी पड़ेगी, लेकिन करता हूँ मैं, आपने जुगाड़ करता हूँ. आप सोच रहे होंगे राजपाल यादव मेरे सामने है और मैं कह रहा हूँ छोटू चाय लगा, लेकिन अगर हाइट की फाइट ना होती तो आज आप मेरे सामने बैठे ना होते और ये इंटरव्यू ना दे रहे होते. सही कहा मैंने? हाँ, हाइट की ही फाइट है जिंदगी में. कोई भी ले लो आप, सबका सपना एक हाइट है. किसी क्रिएटिव हाइट है, मतलब जिंदगी में कोई एक मिशन या विजन बनाता है तो बोलते हैं मंजिल बहुत दूर है, मतलब मंजिल बहुत लंबी है. तो आई थिंक दुनिया में अगर एक एज एन एक्टर एक फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी एक हाइट है, 100% अमित हाइट है. लेकिन आपके जीवन रूपी ये शरीर से जो सपने देखे जाते हैं उसमें भी जितनी फाइट है वो सब हाइट को लेके फाइट. शाहजहांपुर में आप पैदा हुए? जी, शाहजहांपुर से 50 किलोमीटर दूर गांव है कुंडरा, वहाँ हमारा. 15 अगस्त को आपने एक बार एक कविता सुनाई थी और उसके बाद जो है आपको लगा कि कुछ ना कुछ मैं बोल सकता हूँ, ऐसे ही कुछ हुआ था? वो कविता एक, जिसके लिए प्रताप सिंह ने धूल जंगलों की छानी, फिर भामा शाह बना दानी, मतलब महाराणा प्रताप जी के ऊपर. तो वो कविता सुनाई थी, तो एक्चुअली उस कविता से इतने डर गए थे कि मतलब हाथ पैर सब कांप गए थे, और मतलब वो टीचर को यही कहना पड़ा, नहीं बेटे कोई बात नहीं, अगली बार. तो आई थिंक वो कविता सुनाने तो गए थे कि चलो सब बच्चे सुना रहे हैं, तो 7-8 साल के आप होते तो आपने भी अपना नाम लिखा दिया. लेकिन वो कविता ने जो डर बिठाया आज मतलब शरीर में, तो आई थिंक वो डर धीरे धीरे बहुत सारी पाठ करने का मौका मिल गया, लेकिन डर आज भी. आप स्कूल में प्रेयर होती थी, सबसे पीछे खड़े होते थे, फिर टीचर आपको आवाज लगाती थी, जी राजपाल सबसे आगे आ जाओ. जी, आप बड़े खुश होते थे कि इसको मेरा नाम पता है. लेकिन फिर बाद में असलियत जो पता चली वो खुद से असलियत पता लगी. जब बच्चे खड़े होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, तो कौन बच्चा आगे खड़ा होना चाहिए, कौन बच्चा पीछे खड़ा होना चाहिए. तो हमेशा चाहे प्रेयर सुबह की हो, चाहे कोई विजिटिंग सेकंड या कोई गेस्ट आ गया,
तो हर टीचर की चलो बच्चों लाइन में लगो राजपाल आ गया हो, तो बच्चों लाइन में लगो राजपाल आ गया। तो एक बच्चा जिसको गलत फहमी हो जाती है कि यार बड़े बड़े लोग प्यार करते हैं मुझे और बड़ी इज्जत है, लेकिन बाद में पता लगा कि हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए ये सबसे छोटा सबसे आगे, सबसे उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, तो क्या है हर बच्चे की मुंडी दिख जाती है। अच्छा, तो ये मतलब मेरा एक जब इसका मीनिंग पता लगा कि नहीं मैं सबसे छोटा हूँ इसलिए आगे खड़ा किया जाता हूँ, तो वही उस दिन लेसन भी मिला कि अगर सबसे छोटे को दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा, तो जिंदगी के करियर में भी दिखना है तो आगे खड़ा होना पड़ेगा। तो वो एक एक्चुअली वो एक लेसन भी था, एक ट्यूशन भी थी। और आज भी अमित आप लोगों की दुआ से जो है जहाँ भी खड़े हो, अगर पीछे खड़े हो जाए तो लोग हाथ पकड़ के आप जैसे भाई बंदूकदार करने वाले आगे खड़े होते हैं, मतलब कॉमेडी की लाइन तो वहीं से शुरू होती है। राजपाल जहाँ से खड़े होते हैं मुझे ये लगता है कि क्रिएटिव वाइब्रेशन वहाँ से। हालांकि मैं आपको सिर्फ कॉमेडियन नहीं मानता हूँ, मैं आपको एक अच्छा कैरेक्टर आर्टिस्ट भी साथ मानता हूँ, क्योंकि बड़े सारे ऐसे किरदार हैं जो आपने निभाए जो कॉमेडी से इतर भी हैं। अभी अर्थ में तो मतलब तो कमाल था वो, तो मतलब वो हम लोगों के लिए वो एक शौक थी वो फिल्म कि भाई मतलब ये क्या है। अब जैसे हम लोग ना, हमारे लिए सिनेमा एक क्रिकेट के स्टेडियम में जैसे टेस्ट मैच होता है और आईपीएल होता है और वनडे होता है, वैसे एंटरटेनमेंट के स्टेडियम में हमारे लिए टेस्ट मतलब बड़ी जिसमें आप लीड कर रहे हैं और जिसमें आपने आईपीएल मतलब 2 ओवर 3 ओवर छक्के चौके मारे और निकल गए। तो हम अलग अलग तरीके से सिनेमा को जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी जो भी मिले, चाहे बैटिंग की मिले, चाहे बॉलिंग की मिले, चाहे फील्डिंग की मिले, उसमें एंटरटेन भरपूर होना चाहिए, चाहे सीरियस एंटरटेनमेंट हो और चाहे कॉमिक एंटरटेनमेंट हो। बिल्कुल, अगर आप कोई सीरियस फिल्म देख रहे हो और आपको हंसी आ रही है तो वो फिल्म भी फेल है, और अगर आप कोई एंटरटेनिंग फिल्म देखने गए और पता लगा कि दोस्त आपको बिल्कुल हंसी नहीं आ रही और आपको बड़ा अजीब सा बोरियत हो रही, तो उससे बड़ी ट्रेजेडी भी कोई नहीं बात है। तो मुझे वैसा लगता है कि चाहे मुख्य भूमिका में, चाहे सपोर्टिंग भूमिका में, चाहे कॉमिक भूमिका में, चाहे पॉजिटिव भूमिका में, जिस भी भूमिका में मिले, एंटरटेनमेंट इतना जनता जनार्दन तक पहुंचना चाहिए कि उनका देखने का मतलब निकल जाए कि ये फिल्म देखो। उसके बाद आप एक फैक्ट्री में भी आपने काम किया, सरकारी नौकरी थी और वहाँ रामलीला में भी एक किरदार निभाया। शाहजहांपुर हाई स्कूल जब पास किया, फर्स्ट ईयर में राजकीय इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो उस समय हमारे यहाँ जो शाहजहांपुर में ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री है उसमें सब बच्चे फार्म भरते, 3-4 हज़ार फार्म आते हैं, लगभग 35 लोग सिलेक्ट होते। तो मैंने भी उसमें भर दिया, चला गया एग्ज़ाम देने, तो एग्ज़ाम में पास हो गया, फिर फिजिकल फिटनेस हुई, उसमें भी पास हो गया। तो पता लगा कि 2 साल के लिए अप्रेंटिस अगर इसमें कर लोगे तो जीवन भर के लिए आपको नौकरी यहाँ पे इस दर्जी खाने में मिल जाएगी। और तो मतलब ऑर्डिनरी क्लोथिंग फैक्ट्री वो कपड़ा बनाने की फैक्ट्री है जिसमें सेना के पैराशूट से लेके और कपड़ों की कॉस्ट्यूम से लेके हर चीज़ उसमें से की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो क्लोथिंग फैक्ट्री का दर्जी जो है वो क्रिएटिव फैक्ट्री का दर्जी बन गया। तो अंगद का रोल कैसे मिल गया आपको? मतलब अंगद तो एकदम कहाँ और आप कहाँ? अंगद मेरा बहुत प्रिय कैरेक्टर है, क्योंकि हमारे जो फैक्ट्री है उसमें सिर्फ बहुत हजारों लोग काम हैं, तो उसके जितने भी कर्मचारी लोग हैं उसमें साहब सब 200-300 लोग मिलकर रामलीला हर साल करते हैं, 2-3 महीने। अभी भी होती है हर साल। तो जब हम अप्रेंटिस करने गए थे तो मुझे भी रामलीला में काम करने की चाहिए, क्योंकि वो दशहरे का सबसे बेस्ट टाइम होता है शाहजहांपुर का। तो पूरा शाहजहांपुर आता है वहाँ पूरा, और वो मंच भी बना है साल भर में, रामलीला मंच उसको बोलते हैं। तो मैंने भी नाम लिखाया और कर रहे थे, रिहर्सल खूब किए, तो छोटे छोटे किरदार, लेकिन मेन किरदार जो है वो अंगद का दिया था। और अंगद का पैर जमाने वाला जो सीन था, अंगद रावण संवार, वो 2-3 महीने के उन फैक्ट्री वाले सब एक्टर्स के बीच में शाहजहांपुर के, वो एक अलग ही फन था। 1 साल ही कर पाया,
उसके लेकिन बाद मजा बहुत आया। उसके बाद बॉलीवुड में पैर कैसे जमा फिर? उसके बाद क्या रहा सफर? उसके बाद में बॉलीवुड, जब 90 की बात है कि NSD गए आप? नहीं, उससे पहले भारतीय नाट्य अकादमी लखनऊ। राइट। जहाँ स और श की बड़ी दिक्कत, अनुशासन, वो आपने अनुशासन किया था। करेक्ट। एक विभा मिश्रा जी थी भारत भवन भोपाल से, तो विभा दीदी ने एक वर्कशॉप कराई थी उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की तरफ से। कोरोनेशन आर्ट थिएटर ने उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो उसमें 2 नाटक हुए थे, एक भुवनेश्वर एक रंग और एक अंधेर नगरी चौपट राजा टका सिर भाजी टका सिर राजा। तो उसमें मुझे गोवर्धन दास की भूमिका करने का सौभाग्य मिला। वो इतना किरदार हिट हुआ शाहजहांपुर में कि जिस शाम को उसके परफॉर्मेंस से उसमें 100 तालियां मिली। तो उस समय एक्चुअली वो नाटक मेरी जिंदगी में कि अब आटा ही हमारी आर्ट ही हमारा आटा है। अब जो भी करूँगा तो पेशा जो है वो अभिनय के रूप में करूँगा कि आज जो तालियां मिली हैं, अब गालियां मिले या तालियां मिले, लेकिन अब इसको करूँगा। तो वहाँ से फिर जब हमारी वो उधर अप्रेंटिस ख़त्म हो गई और थोड़ा सा बोलते ना कि नियुक्ति और उसके बीच में चयन, आपको ज्वाइन करने के लिए 4-6 महीने साल भर का टाइम लगता है। तो उस समय हमने फॉर्म भर दिया था शाहजहांपुर लखनऊ के लिए, क्योंकि ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री में हम अप्रेंटिस करने लगे तो फिर हम प्राइवेट पढ़ाई करने लगे, क्योंकि दोनों सरकारी संस्थानों में एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हमने फिर प्राइवेट पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन पूरा किया और शाहजहांपुर से हम लखनऊ चले गए। भारतीय नाट्य अकादमी में हमारा एडमिशन हो गया। वहाँ पे ये बस अमित सच बोली आपने कि हम शाम को बैठे थे लखनऊ में और आ गए, तो वो लोग बोले शाम नहीं शाम। तो मुझे लगा कि मुझे जो गलत फहमी थी कि मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, तो हमने कहा था अभी बोलने का ही बेस खराब। शाहजहांपुर के बड़े एक्टर थे ना। लेकिन थैंक यू लखनऊ कि लखनऊ ने जो है वो एक हमारी शाम को सुहानी शाम में बदल दिया। और आई थिंक मुझे वहाँ पे डिक्शन प्रैक्टिस करने का सौभाग्य मिला। 2 साल निकल गए और उसके बाद में हमारे सब दोस्त जा रहे थे मुंबई और मैंने कहा कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ। तो बोले दिल्ली क्यों जाना, पढ़ाई तो कर ली ना। तो मैंने कहा कि अभी पढ़ाई हो पाई है, कढ़ाई नहीं हो पाई है। कढ़ाई के लिए थोड़ा सा आत्मविश्वास पैदा करने के लिए तो फिर NSD में सौभाग्य से एडमिशन मिल गया और 94-97 फिर यहाँ से। तो बोलते हैं अच्छी बात ये भी लगी कि एक डॉक्टर होता है ना, MBBS करने के लिए 5 साल उसको लगाने पड़ते हैं, तब और डॉक्टर बनता है। तो एक एक्टर बगैर 5 साल लगाए कैसे एक्टर है। तो मुझे अच्छा है कि 2 साल नेशनल स्कॉलरशिप, 3 साल नेशनल स्कॉलरशिप और 2 साल स्टेट स्कॉलरशिप मिली और ये 5 साल में तो अब अच्छा लग रहा है कि प्रॉपर कढ़ाई होने के बाद जो आत्मविश्वास पैदा हुआ उसकी वजह से थैंक यू मुंबई। अच्छा, पहला ब्रेक कैसे मिला फिल्म? पहला ब्रेक देखिए हमारा ना, हमने ब्रेक हमें हमेशा बाद में पता लगे कि ये ब्रेक था। ऐसा कैसे? मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे कौन सी भूमिका मिलनी चाहिए। मैंने थिएटर शुरू किया एक लाइन से, एक सीन से, फिर नुक्कड़ नाटक किए एक सीन से, फिर पता लगा कि एक मंच का पहला नाटक किया एक सीन से, फिर जब इंस्टीट्यूट में आ गए तो लगभग फिर उसके बाद वो इंस्टीट्यूट में जाने से पहले शाहजहांपुर में एक सीन से शुरुआत हुई, लीड पहुंच गए। तो कभी लीड रोल, कभी सपोर्टिंग रोल, ये करते करते हमारी यही आदत जो थी वो हमने मुंबई में भी अप्लाई की। हमने गए तो एक सीरियल में 4-5 एपिसोड का एक छोटा स्वराज में काम मिला, वो DD1 में आता था और उन लोगों को अच्छा लगा। फिर किसी ने एक सीन के लिए बुला दिया उसमें, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि जब तक हमारा ऑडिशन अच्छा नहीं होगा तब तक कैसे पता लगेगा कि अभिनेता मेन लीड के लायक है कि नहीं। तो जब जंगल में भी गया तो भी ऐसे ही गए थे कि छोटा सा कोई रोल है, लेकिन हमने हर अपॉर्चुनिटी को हमेशा अपना समझ के जीने की कोशिश की और उसी में वो
लोगों के लिए ब्रेक हो गया और हमारे लिए बोलते हैं जंगल में मंगल हो गया। तो एक सीन किया था शूल में, रामू जी ने देखा, राम गोपाल वर्मा जी ने, बोले कि ये लड़का कौन है? तो बोले अभी दिल्ली से पास आउट हो गया है। उन्होंने मुझे बुलाया, बोले अच्छा काम किया तुमने शूल में। फिर उन्होंने 10-5 दिन के लिए फिर मुझे बुलाए, फिल्म थी मस्त, तो वो रिलीज हुई। फिर उसके बाद में जो है रामू जी ने जब जंगल अनाउंस की तो उन्होंने मुझे बुलाया और ये सिपा का कैरेक्टर सुनाया। एक ही सीन था ये एक्चुअली बताओ, और बाकी हेंचमैन था। और फिर कैसे ये जंगल में सिपा, फिर वो हमारी जिंदगी मंगल के रूप में आ गया, और जंगल मंगल। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो अक्सर हम लोग जब जर्नलिस्ट भी आपस में डिस्कशन करते हैं होता है ना, तो होता है कि यार अब कॉमेडियन नहीं रहे। राजपाल जो थे वो अगर कहा जाए तो आखिरी थे जिनको आप कॉमेडियन कह सकते हैं। और हालांकि मैंने कहा कि मैं कॉमेडियन से ऊपर आपको मानता हूँ कि आप कॉमेडियन अपने आप में, तो आप इस चीज से एग्री करते हैं? नहीं करते, मतलब कॉमेडियन नहीं रहे, इस बात से एग्री नहीं करते हैं? राजपाल अपनी लीग के आखिरी कॉमेडियन है। जब तक ये संसार है तब तक हंसी है। एक बोलते हैं कि जब जंगल में एक मोर होता है ना, वहाँ कोई ऑडियंस नहीं होती है। जब उसका दिल होता है तो उस पंख के फैला के वो अपना खा के लगाता है। एक समुद्र में आप देख लो, अगर 1 मिनट समुद्र को देखते रहो तो उसकी लहरों में भी एक कमाल की जो है रोमांस होता है और हंसी होती है और बहुत प्रफुल्लित करने वाली वाइब्रेशन होती है। राजपाल यादव के पहले सालों हजारों साल जब से दुनिया बनी तब से श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, ये सब रस जिंदा थे, जिंदा है। हम लोगों के बाद भी ये रस कोई नहीं मिटा सकता। और एक से जैसे राजपाल पे कृपा हो गई, ब्लेसिंग हो गई तो राजपाल आ गए, वैसे ही कोई दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा, वैसे 50 आए हैं। कभी भी कोई विधा एक बार जन्म लेती है, आप उस विधा को मिटा नहीं सकते। मेरा राजपाल को सिर्फ मैं, आप जिसको बोलते हैं कि ये बहुत, मैं इसको बीज मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी विधाएं हैं उनमें काम करने के लिए छोटे से बीज बने रहिए, आप वृक्ष लोग बनाते रहेंगे। तो मैं हमेशा एक प्योर बीज बन के चला हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं आखिरी हूँ कि पहला हूँ कि दूसरा हूँ कि तीसरा हूँ। किसी डायलॉग के बिना तो इंटरव्यू अधूरा है। हाँ, एक कोई फेवरेट जो आपका सबसे फेवरेट मेरा नहीं, जनता जनार्दन फेवरेट बनाती है मेरे तो सारे। तो वही सालों मंदिर का घंटा समझ गए, कोई भी आके बजा जाता है, ये हड़ताल कब खत्म होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैच ऑफ लाइफ भी आ रही है आपकी फिल्म। मैच ऑफ लाइफ, आप टाइटल से ही लगता है बड़ी मेरे जीवन में। तो मैंने तो पूरा मैच ही खेल लिया आपके साथ शुरू से लेके एंड तक। जिंदगी ही एक मैच। 20-20 कर दिया, हालांकि टेस्ट मैच खेलने की तमन्ना। कभी 20 के बाद 50-50 भी खेलना पड़ता है। 5 दिन का भी खेलना पड़ता है टेस्ट। तो जिंदगी इसी के नाम, कभी कभी IPL, कभी वनडे और कभी 5 डे। तो मैच ऑफ मैच भी देखना है और ये इंटरव्यू भी देखना है। बिल्कुल मैच ऑफ लाइफ प्लीज देखिए और आशीर्वाद दीजिए। और पूरी टीम ने बहुत ही कमाल बनाने की कोशिश की, जैसा कि हम लोगों का एक ध्येय है। और मैच ऑफ लाइफ कोशिश करें कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या अपने सपनों से मैच करते हैं, आपको सीखने को भी मिले। इसलिए प्लीज़ मैच ऑफ लाइफ जरूर दें। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपसे। थैंक यू एबीपी। आ गया है OTT का रिजल्ट, यानी कि डिजिटल दुनिया की TRP। देख लीजिए कौन कौन पहुंचा है टॉप 3 में। लो आ गया है OTT का रिजल्ट, यानी कि TRP चार्ट। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स, कौन कौन से शोज और कौन कौन सी OTT पर नजर आई मूवीज पहुंच गई हैं टॉप 3 में। तो सबसे पहले बात मूवीज की ही करते हैं। तो तीसरे नंबर पर है गुड लक जेरी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस मूवी को मिले हैं 6.29 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। तो 7.56 मिलियन यूनिक व्यूअर्स के साथ वूड पर नजर आने वाली फिल्म रॉकेटरी द नंबे इफेक्ट, ये पहुंच गई है दूसरे नंबर पर। और नंबर 1 फिल्म बनी है इस हफ्ते द ग्रे मैन। नेटफ्लिक्स की इस फिल्म को मिले हैं
7.81 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। चलिए अब आपको शोज के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन से वेब शोज पहुंचे हैं टॉप 3 में। तो नंबर 3 पर है घर वापसी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार का ये शो है जिसे मिले हैं 4.67 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। तो दूसरे नंबर पर आप पहुंचे हैं डॉक्टर अरोरा। सोनी लीव के इस वेब शो को मिले हैं 4.94 मिलियन यूनिक व्यूअर्स और 7.32 मिलियन यूनिक व्यूअर्स के साथ रूहानियत सीजन 2 नंबर 1 की पोजीशन पा चुका है। जी हां, MX प्लेयर का ये शो नंबर 1 है। चलिए इसी के साथ हम आपको टॉप 3 प्लेटफॉर्म्स भी बता देते हैं। तो नंबर 3 पर है वूट जिसे मिले हैं 7.72 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। तो नंबर 2 पर है डिज्नी प्लस हॉटस्टार जिसे इस हफ्ते मिले हैं 43.86 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। और नंबर 1 की पोजीशन एक बार फिर हासिल की है MX प्लेयर ने जिसे मिले हैं 48.67 मिलियन यूनिक व्यूअर्स। तो ये था OTT का रिजल्ट जो अगले हफ्ते फिर आएगा। तब पता चलेगा कि क्या फेर बदल हुआ है TRP चार्ट में। ABP न्यूज रिपोर्ट। एक गलतफहमी, जी हां, एक गलतफहमी काफी है सीरियल के नायक और नायिका के बीच फूट डालने के लिए। अब देखो, पंड्या स्टोर के शिवा और रावी एक बार फिर लड़ रहे हैं क्योंकि यहां पर भी आ गई है दोनों के बीच एक गलतफहमी। मेरी नई पहचान तेरे लिए कोई मायने नहीं रखती शिवा। मुझे कुछ मायने नहीं रखता। अरे गधेड़ा हूं मैं जो तेरे लिए घर वालों से झूठ बोला, तो तेरे झूठ में तेरा साथ दिया, माँ तक को भी झूठ बोला, छिपकली माँ तक को। ये बच्चा, ये गलती मेरी है, दिमाग तो मेरा खराब है। हाँ, दिमाग तेरा खराब है क्योंकि तूने आज उस लड़के के साथ मुझे काम करते हुए देखी और ये बात तुझे हजम नहीं हुई शिवा। ये बात मुझे हजम नहीं हुई क्योंकि मैं तुझसे क्या, हाँ, तू उससे जल रहा था, ओवर पॉसेसिव है। रावी और शिवा का तो भाई कुछ समझ में नहीं आता है। पल में वो खुश हो जाते हैं तो पल में झगड़ने भी लगते हैं। मुझे चिढ़ोती और तूने वही किया। जब से शिवा ने रावी को किसी और लड़के के साथ शूटिंग करते हुए देखा है ना, तब से उसके मन में गुस्सा आ गया है, या फिर यूं कहें कि वो जल रहा है। सबसे सुंदर लड़की है कैटरीना कैफ सोमनाथ की। पॉसेसिव नहीं होगा तो और क्या होगा? इतनी समझती है, क्या करता हूं तेरे से। पर तू मुझे गलत बोल रहा है शिवा। तू कैसे टाइम पे गई? छिपकली धरा भाभी घर से गायब है, वो भी एक बच्चे के साथ। ऐसे टाइम में तू चाहती है सब टेंशन छोड़ के तेरे साथ पार्टी करें? क्या पागल हो गई है क्या तू? धरा भाभी गुम हो गई है, ये तो एक बहाना है। दरअसल यहाँ पर शिवा को रावी को ये बताना है कि तू कितनी सेल्फिश है। तुझे सच में लगता है कि मैं इतनी सेल्फिश हूँ कि मुझे बच्चे की और धरादी की कोई पड़ी नहीं होगी? तो मुझे ऐसा मत दिखाना कि तू अकेला है जिसे धरादी की चिंता है। मैं तो खुद तेरे पास आ रही थी धरादी की बात करने के लिए, लेकिन ना तुझे मेरी छोटी सी सक्सेस इस कदर रास है कि ना तूने मुझे सुनना जरूरी समझा, ना समझना जरूरी समझा। अब कितने प्यार से देखिए, रावी खाना लेकर आई थी, सोचा था कि अपनी सक्सेस के बारे में इस सबको बताएगी और शिवा को भी उसे तरक्की मिली है, साथ ही पैसे भी मिले हैं। ये खबर शिवा जब सुनेगा तो खुश होगा, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही बवाल शुरू हो गया। तो क्या फर्क पड़ता है अगर पूरा दिन थकने के बाद में तेरे पास आई थी तुझसे अपनी खुशी शेयर करने के लिए, घर वालों के पास भी गई उनसे अपनी अचीवमेंट शेयर करने के लिए, पर मन ही नहीं था किसी का खाने का। पागल हो गई है क्या छिपकली? क्या बोल के बात करना चाहती थी सबसे? छप्पन भोग करवा के, पार्टी करवा के, ऐसे खुशियां देके? हाँ, तो नहीं होते खुश, नहीं करते पार्टी, लेकिन जो खाना लेके आई थी वो तो खा सकते थे ना। ऐसा भी नहीं है कि घर में सबका व्रत था। छिपकली धरा भाभी घर से गायब है, वो भी एक बच्चे के साथ। बेचारी का दिल टूट गया। अब इस टूटे हुए दिल को शिवा मनाएगा या फिर तनातनी में ही आगे कहानी आगे बढ़ेगी। ABP न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।